ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम डेटा टाइप्स के बारे में हम देखेंगे और इसके अलावा रिएक्ट जेएस की कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशंस और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू, और रिएक्ट जेएस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चर और किस तरीके से उसको हमें स्ट्रक्चराइज करना चाहिए अपनी ऐप को। ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बताता हूँ कि डेटा टाइप्स आपकी क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वैसे नॉर्मली जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर क्या डेटा टाइप्स आपकी होती हैं और किस तरीके से आप कौन सी डेटा टाइप का आप किस पर्पज़ के लिए कब और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके यूज़ केसेस भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स आपके पास कुछ किस्म की होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन डेटा टाइप होती है आपके पास, वो होती है आपकी स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है कि स्ट्रिंग जो आपकी डेटा टाइप होती है, अच्छा सबसे पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रॉपर डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि हर डेटा टाइप के बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्या कौन सी डेटा टाइप कब और कहाँ यूज़ होती है यूज़ केसेस के साथ। अच्छा, एक आपकी डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और उसके अलावा दूसरी डेटा टाइप आपके पास होती है इंटीजर। ठीक है, जिसको आप इंटीजर भी कह सकते हैं और आप नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक डेटा टाइप आपके पास होती है जिसको आप कहते हैं अरे। ओके। और एक डेटा टाइप आपके पास होती है जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इनके जो आपके पास फॉर्मेट्स होते हैं, इनके फॉर्मेट्स आपके पास मल्टीपल किस्म के हो सकते हैं। जैसे कि ये डेटा टाइप ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही मिले, ये हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर आपके स्ट्रिंग्स आपके पास आ रहे हो, या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास अरे आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रिंग के अंदर आपके पास अरे आ रहा होता है या फिर स्ट्रिंग के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये अरे और ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसे ही डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर आपकी मल्टीपल डेटा टाइप्स कंटेन कर सकती हैं। ओके, तो मतलब इनके अंदर आपकी दूसरी डेटा टाइप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग आपके पास होती है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, तो जो आपका नाम है, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है उसकी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ए। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो भी आपके पास इन कोट्स के अंदर जब भी आपके पास लिखा हुआ आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर इवन कि अगर आप यहाँ पर 1 भी लिख देंगे, ठीक है, तो 1 भी आपका स्ट्रिंग बन जाता है। उसकी वजह ये है कि ये आपने इसको कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो बाज़ औक़ात आपको इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जो आपके पास नंबर्स आपके पास आ रहे होते हैं तो वो नंबर्स आपके पास मेक श्योर के करना पड़ता है आपको कि वो नंबर्स आपके पास इंटीजर फॉर्म में आपके पास आ रहे हो। ठीक है, इसके अंदर आपके पास डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ भी आपके पास हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर जब आप इस तरीके से जब आप अपने नंबर को भेजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर भी आपका स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं यहाँ पे मोहम्मद अवैस। ठीक है, तो ये पूरी आपकी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। या फिर अगर आप यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो वो पैराग्राफ भी आपका एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर वो आपका बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी हम बैक एंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो बैकएंड का पर्सपेक्टिव आपका होता है वो बैकएंड के लिए क्या होता है कि फिर वो उसके अंदर आपके पास और भी चीज़ें आपके पास इंक्लूडेड हो जाती हैं, जैसे कि टिनी इंटीजर होता है, फिर उसके अलावा आपके पास वर्जार होता है, फिर और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रिंग आपके पास क्या होती है, ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग आपके पास होती है जो भी आप कोड्स के अंदर लिखते हैं ये आपके पास स्ट्रिंग के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी स्ट्रिंग को आप इस तरीके से आप नहीं लिख सकते बगैर किसी कोड के। तो आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी कोड्स के अंदर ही होना चाहिए, ये आपकी इनवैलिड फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप नंबर के ऊपर आते हैं तो स्ट्रिंग का ये जो आपके नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स आपके पास
इन नंबर्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल इन नंबर्स के अंदर आपके पास लेट सपोज ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए आपका कोई नंबर नहीं है। नंबर के अंदर आपके पास हमेशा आपके न्यूमेरिक फॉर्मेट होगा, ठीक है। डेसिमल के अंदर ऑब्वियसली आपके पास डेसिमल फॉर्मेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10.24 या फिर 10.40, ठीक है। तो ये आपके पास डेसिमल फॉर्मेट्स आपके पास हो सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर के अंदर अगर आप यहाँ पर 5 4 को अगर आप कोट्स के अंदर लिखते हैं तो ये आपका नंबर्स, ये आपका फिर नंबर नहीं रहता, ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी मैं एग्जांपल में यहाँ पर दे देता हूँ कि लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक कंसोल में यहाँ पे ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कंसोल मैंने यहाँ पर ओपन किया और कंसोल के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ वेर कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम, ठीक है। नेम के अंदर मैं लिखता हूँ मोहम्मद वैस, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पर कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो अब आपको यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको एरर यहाँ पर दे रहा है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो इस सिंटैक्स एरर का क्या मतलब है कि आपने जो टाइप लिखी है यहाँ पे वो आपने विदाउट कोट्स आपने लिखी है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है, तो 3 में लिखता हूँ तो ये 3 ही ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से 3 लिखूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये 3 अब आपका स्ट्रिंग है, ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर m लिखता हूँ तो m का मतलब ये है कि ये आपका अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट आपका कभी भी इस तरीके से विदाउट कोट्स आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो आपकी डेटा टाइप्स हैं वो आपकी प्रॉपर तरीके से आप उनको डिफ़ाइन करें, ठीक है। समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि आपका जो कोड है वो आपका खुद ही उसको डिफ़ाइन कर देता है, बट समटाइम्स आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एपीआई इंटीग्रेट करी है, आपको डेटा कहीं और से आपको मिल रहा है और वो डेटा आपको जो मिल रहा है फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपने एक एपीआई इंप्लीमेंट करी है जिसके अंदर आप डेटा रिसीव कर रहे हैं कहीं से और वो डेटा आपके पास आप उसके अंदर प्लस और आप उसके अंदर कोई प्लस माइनस आप उसके अंदर कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन आप उसके अंदर कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जब आप उसको स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपकी सही से काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उसको इवन कि अगर आप उसको स्ट्रिंग टू इंटीजर कैलकुलेशन करेंगे वो भी सही से काम नहीं करेगी। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जिन वैल्यूज़ के साथ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वैल्यूज़ आपकी इंटीजर या डेसिमल नंबर के अंदर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ कि 4 में यहाँ पे लिखता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ प्लस करके मैं यहाँ पे 4 डिफाइन कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू नज़र आ रही है वो आपको 44 नज़र आ रहा है, ठीक है। 44 क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू डिफाइन की है, लेकिन 4 + 4 आपका क्या होता है 8 ठीक है। तो आपको यहाँ पर 44 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसने अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर इसने क्या किया कि 4 के आगे इसने 4 को अपेंड कर दिया, सिर्फ इसने ये किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा तो 8 के अंदर अब आप यहाँ पे नजर आएगा आपको 84, क्योंकि 8 ये इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। आपने यहाँ पे प्लस तो लिख दिया लेकिन ये कैलकुलेट नहीं कर रहा। कैलकुलेट ये क्यों नहीं कर रहा? उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ पर जो नंबर दिया है ये आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपके पास ये रॉन्ग फॉर्मेट के अंदर आपके पास नंबर्स आ रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर 4 + 4, तो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर नंबर दे रहा है 8 ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी नंबर्स के साथ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपके प्रॉपर फॉर्म के अंदर हो, ठीक है। अदरवाइज ये आपकी कैलकुलेशंस के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जो आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे या सेंसिटिव डेटा के ऊपर आप काम करें ओके। अच्छा, ये 2 फॉर्मेट्स हमने यहाँ पर अभी कवर कर ली है। मैं आपको अरे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं पहले बताता हूँ आपको, अरे हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या होते हैं? अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा ताकि मैं उसको आखिर में मैं आप लोगों को उसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझा दूँ अच्छा, ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसकी डेटा टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर वैल्यूज इसकी बताई हैं। ऑब्जेक्ट्स का आपका होता है कि जो आपके कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आता है तो दैट मीन्स कि वो आपका ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। इसी तरीके से जो आपका अरे होता है, अरे आपका हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको डेटा नज़र आ रहा है वो आपका दैट मीन्स कि वो आपका अरे है, और ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है।
इन दोनों की का यूजेज कब होता है और कहाँ पे आपको इन दोनों का यूजेज कब होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर लेट सपोज़ के मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपना पर्सनल डिटेल आप अपनी मुझे बताएं, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल डिटेल आप मुझे क्या बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आप बताएंगे आपका नाम आपका नाम क्या है, आपका नाम है फॉर एग्जांपल मोहम्मद वैस, लेट सपोज, ठीक है। इसी तरीके से आप मुझे यहाँ पर बताएंगे आपकी एज क्या है। लेट सपोज आप यहाँ पर मुझे बताते हैं कि आपकी एज है 30 फॉर एग्जांपल, या 32 या 33, जो भी आपकी एज है वो आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि लिविंग सिटी, तो आप यहाँ पर बता देंगे जैसे मैं अभी रियाद में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ रियाद, ओके। अच्छा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आपके पास होती हैं, एक होती है आपके पास की और एक होती है आपके पास वैल्यू। अच्छा, इसका जो पैटर्न लिखने का होता है, पैटर्न लिखने का इसका यही होता है कि नेम के बाद आपको कॉलन लगाना पड़ता है, कॉलन के बाद आपको इस नेम की वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से जो एज आपकी होती है, एज के अंदर आपको यहाँ पर डिफाइन वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे आपकी जो की है ये आपकी कुछ भी हो सकती है आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन ये मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पर की के अंदर आपका स्पेसेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो की आपकी हमेशा विदाउट स्पेस होती है। इसके अंदर आपके की के अंदर जो आपकी की होती है इसके अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं आते हैं, स्पेसेस भी नहीं आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैमिल केस के अंदर यूज़ करें, कैपिटल केस में यूज़ करें, स्मॉल केस में यूज़ करें या अंडरस्कोर के साथ यूज़ करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कीज़ आपकी हमेशा होती हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ करते हैं और इस की आप वैल्यू आप यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिविंग सिटी के अंदर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया लिविंग सिटी रियाद, ओके। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि की के अंदर जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो आपकी ये होती है कि या तो आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें या फिर आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मेट आप इसके अंदर यूज़ करें जो कि आपका कैमिल केस होता है, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर, मैं अभी इसी को यहीं पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मेट्स में यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन कर देता हूँ जो कि आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ओके। अच्छा, की के अंदर आप कभी भी डैश भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं करते हैं की के अंदर, ओके। और की के अंदर आप कभी भी स्पेस भी यूज़ नहीं करते। तो की आपकी जो होती है वो आपकी जितना आप इसको की को सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए आप कोशिश करें कि जो आप की वैल्यू फॉलो कर रहे हैं वही सेम वैल्यू वही सेम पैटर्न आप की का फॉलो करें ताकि आपका कोड की रीडेबिलिटी आपकी बढ़े और कोड आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो और एक कंसिस्टेंट आपका कोड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आप कोड के अंदर फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें तो आप सब जगह पे फिर यही वाला फॉर्मेट आप यूज़ करें। अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें तो फिर आप सब जगह पे एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट आप पहले सोच लें कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, वही कंसिस्टेंट फॉर्मेट आप सारी जगहों के ऊपर आप उसको यूज़ करें। इसका यूजेज कहाँ पर किस तरीके से होता है वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम देखेंगे, बट अभी मैं आपको ये इसके डेटा टाइप्स बता रहा हूँ कि आप इसका फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास अच्छा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं अरे, ठीक है। अरे आप हमेशा यूज़ करते हैं जब आपको मल्टीपल डेटा आपको यहाँ पर चाहिए होता है। मल्टीपल डेटा से मुराद ये है कि यहाँ पर अभी हमने एक पर्सन का डेटा यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ माई पर्सनल इन्फो, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, इसको हम माई पर्सनल इन्फो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका माई पर्सनल इन्फो मैंने इसका एक नाम दिया सिंपल, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपका अरे है, अरे के अंदर मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल डेटा आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, मल्टीपल पर्सन्स का डेटा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल लिख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ पर अपनी लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स आप यहाँ पर मेंशन करें। अच्छा, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स का मतलब ये है कि हर फ्रेंड की आपकी ये सेम डिटेल होगी, ठीक है। हर फ्रेंड की आपकी सेम डिटेल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ नेम, ठीक है। नेम में यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ लेट्स सपोज
हारून फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसकी एज में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एज है इसकी फॉर लेट सपोज 35, ठीक है। और इसी तरीके से लिविंग सिटी कराची फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर और भी आपकी लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फ्रेंड आपका हो सकता है जय फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसकी एज 38 लेट सपोज, और ये रहता है दुबई में, ठीक है। इसी तरीके से आपके और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, मामून एज अराउंड 30 और ये रहता है कराची में, ठीक है। तो ये इस तरह की आपके पास यहाँ पर आपका अरे हो सकता है, जो कि आपका अरे जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। तो इसका क्या मतलब है कि आपके एक अरे के अंदर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अरे आपका होता है इसके अंदर या तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लगा दें या फिर आप इसके अंदर मल्टीपल नंबर्स या मल्टीपल स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है अरे के अंदर कि आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा हो। अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका अरे आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ 2 3 4 5 6 7, तो ये भी आपकी अरे की एक फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अरे के जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने भी इस अरे के जितने भी आइटम्स हैं, हर आइटम का अपना एक इंडेक्स होता है ठीक है। इंडेक्स का क्या मतलब है, हर आइटम का अपना एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हम, लेकिन जो आपका इंडेक्स होता है वो आपका स्टार्ट होता है 0 के साथ, ठीक है। तो हर फॉर एग्जांपल ये आपका 0 है, ये 1 है और ये 2 है। इसी तरीके से 2 आपका 0 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगर मैं इस अरे को यहाँ पर अगर मैं कंसोल के अंदर ले आके मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आपको यहाँ पर एक अरे नज़र आएगा और इसका आपको यहाँ पर इंडेक्स भी नज़र आएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपको इसकी लेंथ बता रहा है कि इस अरे के अंदर आपके पास कितने आइटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूजेज, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने इसके अंदर इस अरे का मैंने यहाँ पर एक डेटा बताया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जाके देखूँगा और यहाँ पर मैं इसको इंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आएगी, आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ नज़र आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसके अंदर अब आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर मेरे पास सिंपल इसके नंबर्स थे और यहाँ पर मैंने क्या कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है और उनकी डिटेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी आपको मैं 1-2 यूज़ केस आपको और बता देता हूँ वर्बली कि फॉर एग्जांपल आपको ये ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हैं या फिर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हर कैटेगरी की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे है, उस अरे के अंदर आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी आपके पास मैन की, एक कैटेगरी है वुमेन की और एक कैटेगरी है किड्स की। अब हर कैटेगरी के अंदर आपके पास उसकी प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स जो आपके पास हैं उसकी, तो फॉर एग्जांपल मैन की प्रोडक्ट्स आपके पास डिफरेंट होंगी जो कि मल्टीपल होंगी। इसी तरह से किड्स की प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंट होंगी और वुमेन की प्रोडक्ट्स आपके पास डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इसका हम जो मैंने यूज़ केस अभी आपको बताया, इसका एक बेसिक सा मैं डेटा स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कैटेगरी लिस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया, कैटेगरी लिस्ट, और इसको मैंने डिफाइन किया अरे। अच्छा, अब ये जो मैंने कैटेगरी लिस्ट अरे मैंने डिफाइन किया है और इस कैटेगरी लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका नाम है नेम, इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है मैन, ओके। और मैन की प्रोडक्ट्स मेरी क्या है, मैन की प्रोडक्ट्स मेरी हैं मैन की प्रोडक्ट्स मेरी हैं फॉर एग्जांपल शूज़। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बजाय मैं इसको कर देता हूँ सब कैटेगरीज, आपको समझाने के लिए कि पहले मैंने थोड़ा बेसिक फ्लो आपको बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्लो में आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है। अच्छा, अब सब कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अब सब कैटेगरी का टाइटल क्या है, सब कैटेगरी का टाइटल है आपका फॉर एग्जांपल शूज़, ओके। अच्छा, अब शूज़ के अलावा अब यहाँ पर आपके पास और भी टाइटल्स आपके पास हो सकते हैं और इसके अंदर आपकी अवेलेबल क्वांटिटी क्या है, कितनी है, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ क्वांटिटी, ओके। क्वांटिटी में बता देता हूँ फॉर एग्जांपल 120,
ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर और भी हो सकती हैं, शूज़ के अलावा यहाँ पर हो सकती हैं जैकेट्स, और यहाँ पर मेरे पास हो सकती हैं लेट्स सपोज कैप्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हो सकती है वॉचेस। ठीक है। और अब हर वॉच की अपनी क्वांटिटी आपकी हो सकती है, हर कैप की आपकी अपनी क्वांटिटी हो सकती है, हर जैकेट की आपकी अपनी क्वांटिटी हो सकती है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर मैंने ये सब कैटेगरी डिफाइन कर दी। सब कैटेगरीज़ के बाद अब यहाँ पर आपके पास वुमेन की भी आपके पास सेम सब कैटेगरीज आपके पास हो सकती हैं। ठीक है। अब वुमेन के अंदर आपको यहाँ पर सब कैटेगरी जो नज़र आ रही है, इसके अंदर भी आपके पास शूज़ हैं, जैकेट्स हैं, कैप्स हैं और वॉचेस हैं। अब ये आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पर ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है, ये आपका वुमेन का कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है। और ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट्स है, ये जो आपका डेटा है, ये आपका मैन का डेटा है। मैन का आपका टाइटल ये है, उसकी सब कैटेगरीज आपकी ये है। इसी तरह से वुमेन का आपका टाइटल ये है और सब कैटेगरी इसकी ये है। इसी तरीके से अगर आप किड्स की बनाना चाहें तो आप किड्स की भी सब कैटेगरी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बताने का आपको मकसद ये है कि जब आप फ्रंट एंड की एप्लीकेशंस के बाद जब आप काम करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डेटा जो आपको रिसीव होता है वो आपको इन फॉर्मेट्स के अंदर आपको डेटा रिसीव होता है। तो फिर इन फॉर्मेट्स को यूज़ करते हुए आपको वो डेटा अपने पास इंप्लीमेंट करना होता है फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है। तो मतलब जो आपकी जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं, वो उनके लिए इन फॉर्मेट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फॉर्मेट्स को आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एपीआईज़ को इंटीग्रेट करने में, डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने में। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके साथ हो सकती है। तो मतलब ये डेटा फॉर्मेट्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपका जो स्ट्रिंग और नंबर्स हैं आपके, वो स्ट्रिंग और नंबर्स हमारे पास यहाँ पर इस डेटा के अंदर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट्स और आपके अरे के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके आपके ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी हो सकता है और अरे के अंदर भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अरे लगाया तो इसके अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट लगाया है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ओपन किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर ये अरे मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है। तो ये आपके पास डेटा टाइप्स आप इस तरीके से आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी और भी डेटा टाइप्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इंटीजर है या फिर आपका कोई दूसरे तरीके का आपका डेटा टाइप है जो कि आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये डेटा टाइप्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इन डेटा टाइप्स को आप अपने जो जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर आप इसको जेसन फॉर्म के अंदर आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ये जेसन फॉर्म्स आपकी क्या होती हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर फॉर्मेट होता है, लेकिन हम उसको बाद में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आप उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। इवन कि जो आपकी लॉगिन, साइन अप और इस तरह की जो आपकी एपीआईज होती हैं वो भी आपके इसी तरह के फॉर्म्स के साथ आपकी काम कर रही होती हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट सपोज के फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लॉगिन की एपीआई है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये आपको एक लॉगिन की एपीआई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इसके अंदर जो आपको ये डेटा नज़र आ रहा है, इस डेटा को यूज़ करते हुए आपको यूज़र को लॉगिन करवाना पड़ता है। तो अब ये जो डेटा है आपका, इसको ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इसके अंदर बूलियन टाइप डेटा की। बूलियन टाइप बड़ी सिंपल है जो कि आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ बूलियन टाइप आपकी सिंपल है जो कि ट्रू और फॉल्स आपकी डिफाइन करती है। तो इसके अंदर ये आपका ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका यूज़र जो आपका डेटा है वो आपका एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो बस आप इसकी आप बूलियन टाइप्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बूलियन टाइप्स आपकी ट्रू और फॉल्स आपकी डिफाइन करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको डेटा नज़र आ रहा है, इस डेटा के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। ये एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इसका एक्सेस टोकन नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको ये यूज़र का आपको एक ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसका स्टेटस नज़र आ रहा है और इसका यूज़र स्टेटस, और ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर भी आपको इस यूज़र का पूरा डेटा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके का डेटा, इस तरह की जो डेटा टाइप्स आपके पास होती हैं, ये इस तरह का डेटा आपको मिलता है अपनी एपीआईज़ के अंदर, और फिर उन एपीआईज़ को यूज़ करते हुए आप इस डेटा के साथ इस डेटा को आप यूआई के अंदर दिखा रहे होते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। जी, ये क्लियर है।
ये क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी को? ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये डेटा टाइप्स के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक वेबसाइट है react.dev। ओके, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है और इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे लर्न और स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा React.js को इंस्टॉल करने की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने फर्स्ट सेशन के अंदर आपको बताया था कि आपको Node.js इंस्टॉल करना है। ठीक है, Node.js इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल Node.js की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ से आप Node.js डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो इसका रिकमेंडेड फीचर है, जिसका रिकमेंडेड वर्जन है। ओके, आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पास और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और आपको ये Next.js का आपको ये वर्जन आपको अपने टर्मिनल के ज़रिए इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अच्छा, टर्मिनल के ज़रिए इंस्टॉल कैसे करेंगे आप, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा मैं गाइड कर देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपने अपना VS कोड ओपन किया और आपने अपने पास Node.js डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी एक कमांड आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर अपनी एक कमांड लिखेंगे कि तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ये इंस्टॉल जो है वो आपको कौन सी डायरेक्टरी में करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक डायरेक्टरी बनाई है टेस्ट के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये ऐप इंस्टॉल करी है माई ऐप के नाम के साथ। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्टरी के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं ये वाली डायरेक्टरी अपने पास यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी मैं अपने पास VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ और इस डायरेक्टरी को ओपन करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+J। आप कमांड J प्रेस किया मैंने, आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप Ctrl+J प्रेस करिएगा। ठीक है, मैकबुक के लिए कमांड J कमांड होती है इसकी। अच्छा, जब आप इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2-3 कमांड्स होती हैं जो कि बहुत ही कॉमनली हम उसको यूज़ करते हैं। एक होती है आपकी CD। ठीक है, CD का मतलब ये होता है कि आपको कोई अंदर की डायरेक्टरी में जाना होता है तो आप CD की कमांड आप यूज़ करते हैं। एक आपके पास कमांड होती है mkdir। ठीक है, mkdir के बाद आप यहाँ पर स्पेस देते हैं और स्पेस देने के बाद आप यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी का नाम आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टरी का नाम लिख दें। अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो आप यहाँ पर mkdir के साथ आप एक डायरेक्टरी आप बना सकते हैं जो भी आपने फोल्डर ओपन किया हुआ है टर्मिनल के अंदर। ओके, अच्छा, डायरेक्टरी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है टेस्ट की। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपल ये कमांड अपनी यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, ये कमांड मैंने यहाँ पे रन करी, कॉपी करी मैंने इसको, कॉपी करके टर्मिनल के टैब के अंदर मैंने ये कमांड अपनी रन करी। ठीक है, तो अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस आगे आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन अभी ये मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ HTML CSS प्रोजेक्ट, या फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, JS रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट। मैं इसको कहता हूँ येस। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint। मैं इसको कहता हूँ येस। टेलविंड नो। SRC डायरेक्टरी येस। ऐप राउटर कह देता हूँ मैं इसको नो फॉर एग्जांपल। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ वुड यू लाइक टू कस्टमाइज डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास, नो। ठीक है, तो जब मैंने इसके सारे आंसर्स दे दिए तो अब ये आंसर्स देने के बाद ये आपके फोल्डर के अंदर आपके React.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो जब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, जब आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह की डायरेक्टरी, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ओके, अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली मेरा React.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है, जो कि मेरा इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इसी डायरेक्टरी को अपने पास यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओके,
अच्छा, तो ये वो डायरेक्टरी है जो कि मैंने अपने पास रिएक्ट जेएस की का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और इसको जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसकी आपको ये कुछ फाइल्स आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। ठीक है, मैं आपको ये सारी फाइल्स के बारे में बताता हूँ कि ये इन फाइल्स का क्या पर्पज़ है और कौन सी फाइल का, कौन सी डायरेक्टरी का क्या पर्पज़ है और क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स की आपको एक डायरेक्टरी नज़र आ रही है जो कि आपका ग्रे कलर है इस डायरेक्टरी का। ठीक है, जो आपकी दूसरी डायरेक्टरीज है अगर आप नोटिस करें तो ये नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी आपकी थोड़ी सी डल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टरी जनरेटेड है किसी दूसरी स्क्रिप्ट के ज़रिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्टरी को अगर मैं रिमूव भी कर दूं यहाँ से तब भी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्टरी, दैट मीन्स कि ये डायरेक्टरी जनरेटेड है किसी दूसरी स्क्रिप्ट के ज़रिए। तो जब मैं npm इंस्टॉल यहाँ पे रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद अब आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा, लेकिन अब अगर आपको दोबारा ये डायरेक्टरी चाहिए तो ये डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी को दोबारा से जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी पड़ेगी npm इंस्टॉल। ठीक है, तो ये क्या करती है npm इंस्टॉल की कमांड? npm इंस्टॉल की कमांड ये करती है कि यहाँ पर आपके पास, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास दो फाइल्स हैं, एक है package-lock.json और एक फाइल है आपके पास package.json। ओके, तो ये दो फाइल्स आपके पास हैं। अब इसके अंदर package-lock.json जो है आपकी, ये आपकी कैशेड फाइल होती है, ये आपकी कैशेड फाइल होती है package.json की। तो जो आपकी एक्चुअल फाइल है वो है आपकी package.json। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल फाइल है। अच्छा, package.json को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसीज और ये डेव डिपेंडेंसीज, इन दोनों डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है npm इंस्टॉल की कमांड के ज़रिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप इन नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी को आप रिमूव कर देते हैं तो आपको अगर दोबारा वो डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है तो आप npm इंस्टॉल की कमांड रन करेंगे और जो भी आपके पास पैकेजेस यहाँ पर लिस्टेड हैं, इन पैकेजेस को नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी के अंदर दोबारा से ये जनरेट कर देगा। ओके, अच्छा, अब ये जो आपके पास फाइल नज़र आ रही है आपको package.json की, इस फाइल को अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका नाम है जेसन और ये भी एक आपका ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको सेम चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसकी नेम आपको नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट का JS React, आपको इसका वर्जन नज़र आ रहा है, आपको प्राइवेट, मतलब ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है या पब्लिक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको कुछ स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये जो स्क्रिप्ट्स का आपका जो टैग होता है, ये जो स्क्रिप्ट्स का आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए कि इस स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप अपने प्रोजेक्ट को आप रन करते हैं। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपकी यहाँ पे हमने डिफाइन करी हुई होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा npm run dev। npm run तो आपकी इसकी जो है वो प्री बिल्ड कमांड है, लेकिन जो ये जो dev है आपका, ये dev का मतलब ये है कि ये वाला dev को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब मैं इस कमांड को कॉल करूँगा तो ये बिहाइंड द सीन इस कमांड को रन करेगा। ठीक है, अब समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास कमांड्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसे पैकेज के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इन कमांड्स को मॉडिफाई किया हुआ है डेवलपर्स ने, और यहाँ पर आपके पास जो कमांड्स हैं वो उसके ज़रिए आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर बड़ी कमांड्स को मेमोराइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप इन कमांड्स को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रन करता हूँ npm run dev या फिर मैं npm run build। ठीक है, या फिर npm start। तो जो भी कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन कमांड्स को मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ npm run की मदद से। ओके, अच्छा, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज का मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंसीज आपकी क्या होती हैं और डेव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। अच्छा, डिपेंडेंसीज आपकी ये होती हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिन स्क्रिप्ट्स की आपको ज़रूरत है आप वो यहाँ पर लिखते हैं। डेव डिपेंडेंसीज का मतलब ये होता है कि जो आपकी डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब डेवलपमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करने के लिए आपने टाइप स्क्रिप्ट डाली हुई है, आपने नोड आपने ऐड किया हुआ है, ESLint है, ESLint config next है, तो ये आपकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रोजेक्ट के रन करने के लिए आपकी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज होती है वो आप यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, और इसके अलावा जो आपकी डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज होती हैं वो आप यहाँ पे राइट डाउन करते हैं।
ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ npm run dev। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे npm run dev की कमांड में यहाँ पे रन करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया है, रन मेरा हुआ है इस URL के ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड प्रेस करेंगे, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। ओके, तो जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन होता है तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको Next.js का आपको एक मेन लैंडिंग पेज आपको नज़र आ जाएगा। ये लैंडिंग पेज ध्यान में रखिएगा कि ये आपका लोकल होस्ट से ये लैंडिंग पेज आपका काम कर रहा है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज आपका किसी लाइव वेबसाइट से नहीं है, ये आपका लोकल होस्ट में जो आपकी डायरेक्टरीज है, जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इससे ही आपका लैंडिंग पेज आपका चल रहा है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर package.json के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और भी डायरेक्टरीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर अब जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया तो यहाँ पर आपको एक .next की डायरेक्टरी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप जैसे मैंने आपको कहा कि ये डायरेक्टरीज़ आपकी अगर ये डल्ट डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे कि ये इसका ग्रे कलर आ रहा है और इन सब का वाइट कलर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये डायरेक्टरीज़ आपकी जनरेटेड है, मतलब किसी ना किसी कमांड के ज़रिए ये डायरेक्टरी जनरेट हुई है। ठीक है, अगर आप इनको डिलीट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको डिलीट करके आप वो कमांड्स आप दोबारा रन करेंगे तो ये डायरेक्टरीज दोबारा से जनरेट हो जाएंगी। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक फाइल नज़र आ रही है ESLint.rc.json। यहाँ पर ESLint के जो रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ESLint एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल आप एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप 2-3 बंदों के साथ आप काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और आपकी कुछ कोडिंग की प्रैक्टिसेस हैं जो आप चाह रहे हैं कि हर बंदा उन कोडिंग की प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, तो उसके लिए आप यहाँ पर ESLint के अंदर आप कुछ रूल्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो दूसरे बंदे हैं वो उन रूल्स को फॉलो करना उनके लिए मैंडेटरी होगा। ठीक है, और अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इससे आपकी जो बिल्ड होती है वो बिल्ड आपकी उस बिल्ड के अंदर आपके पास एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो है वो जो आपके रूल्स हैं, जो आपके डेवलपमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ करें, और कस्टमाइजेशन के साथ आप यहाँ पर अपने खुद के रूल्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे जाके और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे कि ESLint के और क्या मज़ीद रूल्स हैं, जो कि इसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनको आपको ESLint की जो आपकी लाइब्रेरी है वहाँ से जाके आपको पिक करना पड़ता है। ओके, अच्छा, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर git ignore की आपके पास एक फ़ाइल आ रही है। git ignore का मतलब ये है कि जो आपके पास जब आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर जब आप डालेंगे, गिटहब के ऊपर जब आप पुश करेंगे तो गिट इग्नोर के अंदर जो आपकी डायरेक्टरीज यहाँ पे डिफाइंड हुई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये डायरेक्टरीज आपके पास गिटहब के अंदर ये पुश नहीं करता, या फिर इन डायरेक्टरीज का वर्जन कंट्रोल ये इग्नोर कर देता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें से कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होती है जो कि आपकी सेल्फ जनरेटेड होती हैं, तो उनको गिटहब पे डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम गिट इग्नोर के अंदर हम यहाँ पर इन डायरेक्टरीज को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अगर आपको गिटहब के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको गिटहब के बारे में बताऊंगा, तो अभी फ़िलहाल आपको उसका सोचने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट env यहाँ पर इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अंदर हम Next.js की इन्वायरमेंट्स की ये फ़ाइल है, और यहाँ पर हम उसके जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िग, यहाँ पर हम Next.js की कॉन्फ़िग हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी इमेजेस का पाथ चेंज करना है, आपको SRC की डायरेक्टरी का पाथ आपको चेंज करना है, तो वो सारी जो फाइल्स होती हैं, वो सारी जो Next.js की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। readme.md के अंदर क्या होता है कि जो आपकी प्रोजेक्ट की जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी प्रोजेक्ट की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया बंदा आपकी टीम को ज्वाइन करता है तो उसको प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे रन करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप गिटहब के ऊपर किसी वेबसाइट को आप विज़िट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब रिएक्ट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर किसी भी रिपोजिटरी को मैं यहाँ पर विज़िट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इस रिपोजिटरी की कुछ डॉक्यूमेंटेशन मुझे नज़र आती है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे लिखी जाती है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर readme.md को आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लिखें तो ये आपका गिटहब के ऊपर ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी यहाँ पर आ जाती है। ओके,
इसको आप यहाँ पे गिटहब के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप चाह रहे हैं कि वो आप यहीं पे आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लिख दें, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को आप यहाँ पर भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिपोजिटरी के अंदर गया और इस रिपोजिटरी के अंदर मेरे पास ये रीडमी की एक फ़ाइल मेरे पास आती है। इसको अगर मैं यहाँ से मॉडिफाई करूँगा तो मॉडिफाई करने के बाद मैं यहाँ पर भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। तो यही सेम काम आप यहाँ पर readme.md को यहाँ से भी आप कर सकते हैं। tsconfig.json, अच्छा tsconfig.json ये टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप कितनी ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस आप इसके अंदर फॉलो करना चाहते हैं, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशंस को आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपोजिटरीज़ हैं, जो डायरेक्टरीज़ हैं, सॉरी, वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज़ हैं वो आपकी होती हैं SRC, ठीक है, और पब्लिक। अच्छा, SRC की जो आपकी डायरेक्टरी होती है इसके अंदर आपका सारा कोड जो आपका होता है वो आपका SRC की डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ होता है। ओके, अच्छा, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर दूंगा। ओके अच्छा, SRC की जो डायरेक्टरी आपकी होती है वो आपकी इसके अंदर आप अपना सारा कोड आप यहाँ पे रखते हैं। जैसे क्या कोडिंग के अंदर आपके पास आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, आपके कंपोनेंट्स, आपके सारे पेजेस, आपकी उन सब की आपकी CSS, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे SRC की डायरेक्टरी के अंदर आप यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 डायरेक्टरीज बनी हुई मिलती हैं, एक पेजेस की और एक आपकी स्टाइल्स की। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने ये प्रोजेक्ट अपना नेक्स्ट जेएस के अंदर हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया है। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर जो इसके राउट्स होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा इसके राउट्स। ठीक है, अभी आप फिलहाल इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपकी स्टाइल्स होती हैं और ये आपके पेजेस होते हैं। ठीक है, और ये आपकी APIs की फाइल्स होती हैं। और इसके अंदर आपको यहाँ पे app.tsx आपको नज़र आ रही है और document.tsx नज़र आ रही है। इन सब के मैं आपको यूज़ केसेस में नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल आप इसको इतना ध्यान में रखें कि ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और जो मैंने आपको डेटा टाइप्स आज बताई हैं उनको आप अपने ध्यान में रखें। ओके जी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें ये रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए कितनी जावास्क्रिप्ट डाली चाहिए कि हम फिर रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? अभी हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हम पहले इसमें कवर करेंगे, बाद में हम रिएक्ट के ऊपर हम जाएंगे। बट अभी मैंने सिर्फ आपको रिएक्ट सिर्फ इंस्टॉलेशन मैंने करवाई है आपकी। मतलब इसके अंदर हम पहले बेसिक्स कवर करेंगे, बाद में हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट की तरफ हम जाएंगे। बट अभी जस्ट आप इसकी सिर्फ इंस्टॉलेशन आप कर लें बस। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा सर ये जो रिएक्ट है हम इसको सिर्फ फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे या बैक एंड के लिए भी यूज़ करेंगे? नहीं, रिएक्ट आपका सिर्फ फ्रंट एंड का ही फ्रेमवर्क है, रिएक्ट आपका बैक एंड के लिए यूज़ नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर आप बैक एंड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर आपका नोड जेएस बिल्ट इन होता है। हम इस चैनल के कोर्स में करेंगे बैक एंड में, इसमें सिर्फ फ्रंट? ये कोर्स हमारा सिर्फ फ्रंट एंड का है वैसे, लेकिन अगर आपको बैक एंड भी करना है तो बैक एंड का कोर्स इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट होगा, तो उसको आप इनरोल कर सकते हैं। ओके सर। जी, कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? हम टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, क्या कह रहे हैं सर? इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे हम। जी, इसमें हम सारी चीज़ें करेंगे। जावास्क्रिप्ट पे नहीं करेंगे? नहीं, पहले देखिए, टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट ही है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक छोटा सा सब मॉड्यूल है टाइपस्क्रिप्ट का। ठीक है, तो वो हम सेपरेटली हम उसको देखेंगे, बट हमारा जो हमारा फोकस होगा वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही होगा, जावास्क्रिप्ट विद रिएक्ट जेएस। ओके सर। जी, जावास्क्रिप्ट का हमारा ये थर्ड सेशन है। इसके पिछले 2 सेशंस की वीडियोस मैंने अपने पास रखी हुई हैं, बट उसको मैंने अभी डिप्लॉय नहीं किया है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक डिप्लॉय हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। कल मैं असल में उसको ऑफिस से मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो डिप्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है।
ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। कोशिश करें कि जितना काम अभी तक हमने किया है उसको आप लोग थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करें। मुझे पता है कि वो वीडियोस का एक थोड़ा सा ब्लॉकर है आप लोगों के लिए कि मैं वीडियोस पब्लिश करूँगा तो उसके बाद आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे। वो इंशाल्लाह आपको सुबह तक मिल जाएगी। मेरी कोशिश है कि फर्स्ट हाफ सर सर इसके साथ नेक्स्ट.js के साथ हम लैरावेल यूज कर सकते हैं? सर ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, इसके साथ आप कोई भी बैकएंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कनेक्टिविटी होती है वो आपकी एपीआईज के थ्रू होती है। ठीक है जी सर। तो एपीआईज तो आपकी किसी में भी बनी हुई है वो मैटर नहीं करता। एपीआईज का रिस्पांस आपका किसी में भी बना वो मैटर नहीं करता, जस्ट इसको रिस्पांस चाहिए होता है। अगर आप उसको रिस्पांस दे सकते हैं React.js को तो वो कोई सी भी बैकएंड के साथ चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी असल में थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी क्लोज़ किया। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।